हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, मैथ्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर पार्शियल डिफरेंशिएशन उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा कि जब फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जिस चर के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा जो चर होते हैं उसको कांस्टेंट मान के करते हैं। तो उनके कुछ डाउट्स हैं, उनको भी दूर कर रहा हूँ। आप भी साथ में देखना क्या डाउट्स हो सकते हैं, वो भी ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने। एक तो है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c, और दूसरा एग्जाम्पल ये है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। यहाँ देखिए जो अपने को प्रूव करवा रहा है उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है z का y के साथ, z का x के साथ। यहाँ जो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है u का x के साथ, u का y के साथ, u का z के साथ। तो यहाँ पर अपने को गिवन ये फंक्शन गिवन है कि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c दे रखा है। तो सबसे पहले पावर में आ गया तो इसका लॉगरिथम लिया था, लॉग लेके ये क्या बन गया था, x log x प्लस y log y प्लस z log z, ये बन रहा है बराबर c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें चर कितने हैं, चर कौन कौन है, वेरिएबल जो है x y z, 3 चर है। ठीक है, अब इसमें दूसरे फंक्शन की बात करें, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। इसमें चर कौन कौन है, इसमें है x है, y है, z है और u भी एक वेरिएबल है, चर है। यहाँ c तो कांस्टेंट था। अब यहाँ पर देखो इन चरों में से अपने को वो चर देखने हैं जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और वो चर देखना है जो डिपेंडेंट है। तो परतंत्र चर जो डिपेंड है, परतंत्र चर एकमात्र ही होता है। कोई भी इक्वेशन होता है उसमें परतंत्र चर जो डिपेंडेंट होता है वो एक होता है, और इंडिपेंडेंट एक के अलावा जो बचते वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन सा माने कि ये डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या प्रूव करवा रहा है उसके अनुसार चले। तो z का x और y के सापेक्ष करवा रहा है तो z को हम क्या मानेंगे, डिपेंडेंट। परतंत्र चर क्या मानेंगे, z, और स्वतंत्र क्या बचे, इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र चर वो बच गया x, y। इसमें देखें तो इसमें जो प्रूव करवा रहा है उसमें देखो u का x के साथ, u का y के साथ, u का z के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो परतंत्र जो है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, x y z। स्वतंत्र चर कौन हो गए, x y z स्वतंत्र, और डिपेंडेंट कौन हो गए, जो डिपेंड कर रहे हैं वो u हो गया। u के सापेक्ष x का, y का, z का डिफरेंशिएशन, u का x y z के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे एक विद्यार्थी ने पूछा सर जब x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो u और z दोनों को अचर मानेंगे। जैसे हम कई क्वेश्चन में करते हैं, एक के साथ जिसके साथ हम डिफरेंशिएशन करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं, बाकी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, बाकी चरों को अचर मानते हुए करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बना कि सर x के सापेक्ष करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे, जैसे इसमें x के सापेक्ष करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन इन दोनों में फर्क है, ऐसा नहीं कर सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ z का x और y के सापेक्ष है तो z यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट है, तो z को कांस्टेंट मान ही नहीं सकते। तो z को कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, तब डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो x और y के सापेक्ष होगा। डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे z का x और y के सापेक्ष है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो सिर्फ y को हम अचर मान के करेंगे। क्यों, क्योंकि z का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x और y के सापेक्ष, z को अचर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। तो इस क्वेश्चन में x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन होगा तो इस y को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। लेकिन z का डिफरेंशिएशन आपको x के सापेक्ष करना पड़ेगा, डेल z अपॉन डेल x लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसमें जब सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे,
जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसका किसके सापेक्ष है, देखो u का x के सापेक्ष है, तो u डिपेंडेंट है तो इसको कांस्टेंट ले ही नहीं सकते। अब इसका जब x के सापेक्ष करेंगे तो x को क्या मानेंगे, x के सापेक्ष कर लिया तो बाकी स्वतंत्र में जो बचे हैं उन सब को क्या मानेंगे, अपन कांस्टेंट मानेंगे। बाकी x के सापेक्ष कर रहे हैं तो स्वतंत्र में y और z बच रहा है, इसलिए u का डेल u अपॉन डेल x करेंगे तो y और z को क्या मानेंगे, स्वतंत्र मानेंगे। तो वहां पर अचर मानते हुए करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा y और z को हम अचर मान के नहीं कर सकते क्योंकि z का x और y के सापेक्ष कर रहे हैं। जब कोई भी समीकरण में आपको जितने अचर दे रखे हैं उनमें से एक क्या होता है, डिपेंडेंट होता है अदर पे, जो बाकी बच गए उन सब पे। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हम स्वतंत्र चरों को देखेंगे। अब इसमें स्वतंत्र चर कौन है, z है, y भी हो सकता था x भी हो सकता था, लेकिन z क्यों मान रहे हैं कि z का x और y के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो इसलिए परतंत्र चर मान रहे हैं, इसको डिपेंडेंट मान रहे हैं। करेक्ट कर लेना, डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इस क्वेश्चन के इस प्रूफ के अनुसार क्या हो गए, इंडिपेंडेंट x और y है। तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है स्वतंत्र चर है उनमें एक के सापेक्ष करते हैं तो बाकी को क्या करते हैं, अचर मानते हैं। तो यहां पर x के सापेक्ष करेंगे बाकी एक y बचेगा, इसलिए z को यहां अचर नहीं मानेंगे। लेकिन यहां पर आपको z को अचर मानना पड़ेगा जब x के सापेक्ष आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z कौन से हैं, स्वतंत्र है, तो y और z को क्या मानेंगे, अचर मानेंगे, तब u का डेल u अपॉन डेल x कहलाएगा। क्योंकि यहां डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, u जो परतंत्र है। तो स्वतंत्र चर जो होते हैं उनमें से एक के सापेक्ष होता है तो बाकी बच गए वो क्या होते हैं, अचर मानते हुए चलते हैं। इसमें दो ही है स्वतंत्र चर x और y, स्वतंत्र चर x और y है, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को कांस्टेंट, y के सापेक्ष करेंगे तो x को कांस्टेंट, और किसका किसके सापेक्ष, z का, तो z परतंत्र हो गया। इसमें किसका किसके सापेक्ष है, u का x के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष, u का z के सापेक्ष, u क्या हो गया, परतंत्र, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये छोटी सी चीज थी, बहुत ही अच्छी चीज थी, इस पे विशेष तौर पे आप ध्यान रखना। ओके, क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को भी लिख के भेज सकते हैं 8696546262, या मेरे से इस पे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उस टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके जो जितने भी क्वेश्चन है वो आप कोशिश करना कि अपने हाथों से हल करें। जो अपने हाथों से हल करेगा वो नॉलेज उतना ही स्थायी होगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से, आपको उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगला अपना पार्ट है होमोजीनियस फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या बीएससी का एग्जाम हो। तो होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलन, नाम से पता चल रहा है सम का मतलब समान, घात किसकी, फलन की। अब फलन में किसकी घात होती है, चरों की तो घात होती है, चर वेरिएबल जो होते हैं उनकी तो घात होती है, चर x हो, y हो या कोई भी और चर हो। तो समघात फलन क्या होते हैं, ऐसे फलन जिसमें प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान बना रहे। क्या, ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद में चरों की घात का योग समान हो वो समघात फलन कहलाते हैं। तो समघात फलन की डेफिनेशन होगी, इसको लिख भी सकते हैं, दो चरों वाले ले सकते हैं, तीन चरों के फंक्शन ले सकते हैं, चार के ले सकते हैं। तो दो चर वाला ले लेता हूं कि एक दो चरों का फलन f x, y, दो चर मान लिए मैंने, एक फलन f है जो x और y का चरों का एक फलन है। x, y दो चरों के फलन f, x, y समघात फलन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है यदि फलन f ही है यहाँ, f के प्रत्येक पदों में चरों की घातों का योग
घातों का योग समान हो तो वो फलन क्या कहलाते हैं? समघात फलन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे, क्या एग्जाम्पल होते हैं? प्रत्येक पदों में चरों का योग, चरों की घातों का योग, ये चीज ध्यान रखना है। प्रत्येक पदों में चरों की घातों का योग समान हो और घातों का योग जितना होगा वो उतने ही घात का समघात फलन कहलाता है। और इसमें क्या बात हुई, एक बात और ऐड कर सकते हैं, तो घातों का योग माना, घातों का योग, चरों की घातों का योग n है तो वह फलन n घात का समघात फलन कहलाता है। अगर घातों का योग 2 है तो 2 घात का समघात फलन है, घातों का योग 3 है तो 3 घात का समघात फलन है, 1 है तो 1 घात का हो गया। अब इसमें क्या लेते हैं, एक फंक्शन एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल क्या है कि एक समघात फलन का एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल जैसे एक फंक्शन f x, y 2 चर है, x और y 2 चरों है, 2 चरों का हो सकता है, 3 का हो सकता है, तो ये समघात फलन है। इसका उदाहरण है, जैसे एग्जांपल में एक लिख रहा हूं, f a, x, y बराबर लिख दिया a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 y प्लस a2 x की पावर n-2 y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में सॉरी an -1 x y की पावर n-1 प्लस एक पद और an y की पावर n, ये लिखा मैंने, ये एक फलन लिखा है। अब ये कितनी घात का फलन है, अभी चेक करते हैं कितनी का है। फंक्शन x, y, इसकी वैल्यू ये है इस फंक्शन की। अब इस फंक्शन में चर कौन है, देखिए a1 a2 a0 a1 a2 an-1 an तक ये कांस्टेंट है। इसके अलावा x y यानी x और y 2 चर है, इसमें चर कौन है, 2 चर है। अब इसमें जितने भी पद हैं, पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, n-1 के अगला यानी nवां पद है, ये an+1वां पद है। जैसे यहाँ an लिखा हुआ है तो ये nवां पद नहीं है, n+1वां पद है। कैसे? क्योंकि एक पद ये है, एक गिनती शुरू 1 2 3 से, तो nवां तो इस a1 से शुरू करते हैं तो nवां पद है, यहां से शुरू करेंगे तो इस फंक्शन में कितने पद है, n+1 पद है। तो इन प्रत्येक पदों में हम देखेंगे चरों की घातों का योग कितना है। यहां चर कौन है, x की घात कितनी है, n, तो y तो है ही नहीं, तो घात n हो गई इस पद की। इस पद में देखते हैं घात कितनी है, x की पावर n-1 है और एक y हो गया तो n-1 + 1 n हो गया वापस, x की घात n-2 प्लस इसकी 2 तो n 2 से 2 कट गया, वापस n हो गई। तो चर यहाँ x और y तो यहाँ पर ये पूरा एक ही पद है, यहाँ प्लस होता माइनस होता तो अलग अलग पद हो जाते, दोनों गुणा हो रही है, इसका मतलब एक ही पद है। तो इस पद में घात कितनी है, n है। इस पद में घात कितनी है, एक यहाँ से n-1, यहाँ से 1 से 1 कट गया, n बचा, यहाँ से n घात, तो प्रत्येक पद में घात कितनी है, n है। इसलिए ये जो फंक्शन है f(x, y) n घात का एक समघात फलन है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर दैट? और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वापस इसको लेते हैं, इसको n घात का एक समघात फलन ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक और तरीका है कि f(x, y) बराबर, यहां से मैं x की पावर n कॉमन ले रहा हूं, सबसे x की पावर n कॉमन लिया तो पीछे क्या बचता है वो लिखता हूं मैं, a0 प्लस x की पावर n कॉमन लेंगे, a1 तो a1 ही रहेगा, तो x की पावर n कॉमन लेंगे तो x की पावर n का सब में भाग लग जाएगा। कॉमन लेने का अर्थ ये x की पावर n का इसमें भाग लेगा तो 1 बचा, इसमें लगेगा। तो यहां से देखो x की पावर n नीचे है तो a घात नीचे ज्यादा है तो y बटा क्या बचेगा, x प्लस a2, x की पावर n का भाग देंगे तो यहाँ ऊपर जाएगा -2 बच ही जाएगा, या कह सकते हैं नीचे x की घात 2 बच जाएगी तो y² बटा x²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बटा x² प्लस एंड सोन। लास्ट वाला टर्म ये लिखो तो ये लिख दो, नहीं तो अगला वो नेक्स्ट लिख देते हैं। तो लास्ट वाला क्या बचेगा, an, x की पावर n का भाग दूंगा तो y बटा x की पावर n बच जाएगी। ये तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन के इसके अलावा या x की पावर n से आगे बात करें
तो इसमें घात कितनी है? तो इसमें घात शून्य है। कैसे शून्य है? देखो यहाँ चर है नहीं तो उसकी घात कितनी है? 0। यहाँ चर ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन घातों का क्या होता है? योग होता है। योग जैसे x ऊपर लाऊंगा तो x की घात -1 होगा, यहाँ से +1 -1 0 हो गए। तो यहाँ पर जो है ये जो फलन बन रहा है 0 घात का बन रहा है, लेकिन यहाँ आगे घात कितनी है? n है, तो इसलिए ये n घात का एक फलन है। n घात का फलन है तो इसको और क्या लिखा जा सकता है? यहाँ f(x, y) बराबर x की पावर n, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं फलन f, कैपिटल लिख रहा हूं f y बटा x, क्योंकि ये जो फलन बन रहा है y बटा x का ही तो एक फलन बन रहा है आगे का, तो ये इसको मान लिया। तो n घात का फलन जो होता है इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे मैंने x की पावर n कॉमन लिया है, y की पावर n भी कॉमन लेते हैं। y की पावर जैसे n कॉमन लेऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? x की पावर n बटा y की पावर n, यानी x बटा y की पावर n, यहाँ हो जाएगा x बटा y की पावर n-1 और कम होती जाएगी, लास्ट में क्या बच जाएगा? an बच जाएगा, क्योंकि y की पावर n कॉमन ले ली। तो वो फंक्शन y की पावर n f(x बटा y) हो जाता है। लेकिन यहाँ इस फंक्शन की बात करें, घात कितनी है? 0। इस फंक्शन की घात कितनी है? 0। तो यहाँ पर जो चर बन रहा है उसकी घात 0 है, यहाँ कितनी है? n है, तो 0 में n जोड़ेंगे तो n घात का ही तो हुआ, तो ये n घात का एक फलन हो गया। ये फलन अपन क्या करेंगे? आयलर प्रमेय करेंगे समघात फलनों के लिए, उसमें ये काम लेंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना कि समघात का फलन जो होता है वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना है। समघात का फलन सम मतलब समान घाते फलन में, यानी प्रत्येक पद में जो चर हैं उनकी घातों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो जितनी घातों का योग जितना, जैसे n हुआ, n है तो n घात का समफलन है, 2 है तो 2 घात का, 3 है तो 3 घात का। ओके, क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं अपन आयलर थ्योरम की ओर। तो समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय इंपॉर्टेंट है, इसका कथन भी आता है, स्टेटमेंट भी आता है, और उसके साथ उसको प्रूव करवाना भी आता है। पीएससी एग्जाम में ये ध्यान रखना क्वेश्चनों में अप्लाई होगी ये, और उसके साथ इनका स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ क्या है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कैसे प्रूव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है कि एक फलन है 2 चरों का, एक फलन माना, एक फलन कितने घात का? n घात का। एक फलन f z बराबर, मान लेता हूं z बराबर f(x, y), चर कौन है? x और y। एक फलन z बराबर f(x, y) n घात का समघात फलन है, समघात फलन है। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर z n घात का एक समघात फलन है, n घात का एक समघात फलन है, तो इसमें एक थ्योरम ये याद रखना है, ये आप इसको रिजल्ट याद रखना है कि x डेल z बट्टा डेल x प्लस y डेल z बट्टा डेल y बराबर होता है nz। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अभी प्रूव करके देखेंगे कि एक आयलर थ्योरम क्या है समघात फलनों के लिए है कि एक फलन z है f(x, y), यहाँ x और y क्या है? 2 चर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्वतंत्र चर है। ये n घात का इस समघात फलन कहलाता है, समघात फलन होता है तो क्या होता है? x डेल x अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन y बराबर क्या होता है? nz होता है। n क्या है? उस समघात फलन की घात है, कितने घात का समघात फलन है। तो इससे रिजल्ट आपसे कई बार पूछा जाता है, एक फलन दे दिया जाता है समघात फलन, और उसमें इसका मान पूछा जाता है कि इसका मान क्या होगा। तो हमें डिफरेंशिएशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं, सीधा इसका रिजल्ट याद रखना है, nz होता है। क्या है? x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर क्या होता है? nz होता है। ये रिजल्ट याद रखना है, यही आयलर थ्योरम है। ये प्रथम कोटि के लिए है, एक और होता है द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के अवकलज भी होते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। क्या है इसका प्रूफ? ये स्टेटमेंट हो गया, इसको प्रूफ करते हैं।
तो यहां पर फलन कैसा होना चाहिए, समघात का फलन। तो एक समघात का फलन है, तो z बराबर एफ एक्स कोमा वाई n घात का समघात फलन है। ठीक है, n घात का एक समघात फलन है। अतः क्या होगा, अतः इसको क्या मान सकते हैं, z बराबर, अभी हमने देखा था z बराबर एफ एक्स कोमा वाई को हमने क्या माना था, x की पावर n फंक्शन f y बटा x रूप में माना था। अभी माना था कि नहीं माना था, माना था। ये माना था ना कि फंक्शन, जैसे इसको क्या माना था, एफ एक्स कोमा वाई को a0 x घात n प्लस a1 x घात n माइनस 1 प्लस एंड सोन an y की घात n उस रूप में, तो उसमें x की पावर n कॉमन लेते ये बना था। तो ये एक n घात का क्या है, समघात फलन है, जिसमें घात कितनी है, n है। प्रत्येक पद की घात कितनी होगी, इसको प्रसार करेंगे, फिर x की पावर n का इसको खोलेंगे, फिर x की पावर n का अंदर गुणा करेंगे, तो घात कितनी रहेगी, x की घात n ही रहेगी। अब ये इक्वेशन दे दी, मान लो 1 नंबर, ये तो आपको गिवन है, लेकिन आपको ये प्रूव तो ये करना है। ये चीज तो आपके क्या होगा, समघात का फलन है, दे रखा होगा, तो प्रूव ये करना होगा। तो यहाँ क्या कर रखा है, z का x के सापेक्ष क्या कर रखा है, अवकलन कर रखा है आंशिक। तो इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चर x और y है तो y को अचर माने भी, तो डेल z बट्टा डेल x बराबर x के सापेक्ष इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 v वैसे के वैसे f y बट्टा x वैसे के वैसे, प्लस क्योंकि u का अवकलन किया तो v वैसे लिखा, अब v का करेंगे तो u वैसे के वैसे लिखेंगे x की पावर n, f का करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश y बटा x, और y बटा x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस y बटा एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y तो कांस्टेंट है, y का y रहेगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होगा। क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीज यहां पर आप गलती करने के चांस है, ये थोड़ा ध्यान रखना। या डेल z बट्टा डेल x बराबर क्या आ रहा है वो देखते हैं। यहां से पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 2, तो आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप लिख लेते हैं, n x की पावर n माइनस 1 f ऑफ y अपॉन x प्लस माइनस माइनस x की पावर n माइनस 2 y f डैश y बटा x। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर डेल z अपॉन डेल x को किससे गुणा कर रखी है, x से गुणा कर रखी है, तो इसको x से गुणा कर दो, तो x से जैसे ही गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो x डेल z बट्टा डेल x बराबर n x की घात n, एक घात जुड़ जाएगी गुणा होते ही, f y बटा x माइनस x की घात एक जुड़ेगी तो एक n माइनस 1 हो जाएगी, y f डैश y बटा x, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो ये हमने निकाल लिया। अब डेल z अपॉन डेल y भी निकालना पड़ेगा, तो समीकरण 1 का वापस किसके साथ करेंगे, अब अवकलन x के साथ y के सापेक्ष, तो समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष करेंगे समीकरण 1 का, तो डेल z x अचर हो जाएगा आपकी बात, डेल z अपॉन डेल y बराबर x की पावर n अचर है तो u इंटू वी लगेगा नहीं, x की पावर n, f का क्या हो गया, f डैश y बटा x, और y के सापेक्ष y बटा x का 1 बटा x ही होगा, क्योंकि y का 1 अपॉन x कांस्टेंट है तो x रहेगा। तो यहां से इसको किससे गुणा करेंगे, इसको y से गुणा करेंगे, तो y से गुणा करते हैं आगे यहां से, तो y से जैसे ही गुणा करूंगा, या y डेल z बट्टा डेल y बराबर y से गुणा करूंगा तो देखिए ऑलरेडी x की पावर n माइनस 1 होगी, x की पावर n माइनस 1
y से गुणा करूंगा तो y f डैश y बटा x, इसको समीकरण नंबर दे दो 3, 1, 2 और 3। यहां क्या कर रखा है, इन दोनों को जोड़ रखा है, तो समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 + 3 जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर क्या बनेगा, 2 में लेफ्ट साइड में क्या है, x डेल z बट्टा डेल x, और 3 में लेफ्ट साइड में y डेल z बट्टा डेल y, बराबर सामने जोड़ते जाएं। x की पावर n-1 माइनस ये, और इसमें ये जुड़ेगा, तो क्या है n x की पावर n f y बट्टा x, ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन दोनों जोड़ेंगे तो ये देखो माइनस का ये प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए लिखा ही नहीं। तो ये रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट में देखेंगे तो समीकरण 1 में देखो x की पावर n f y बट्टा x क्या है, z है, तो यहाँ देखो x की पावर n f y बट्टा x क्या है, z, तो वापस किससे, समीकरण 1 से x डेल z बट्टा डेल x प्लस y डेल z बट्टा डेल y बराबर क्या हो गया, n आया एक्स्ट्रा, और इसका मान किसके बराबर है, z के बराबर है, z। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये आयलर पर में हमने n घात के समघात फलन के लिए हमने सिद्ध कर दी, जिसमें चर 2 लिए हैं x और y, 2 चरों का एक क्या था, फलन था। इसके अलावा इसमें 2 चरों के अलावा 2 से अधिक चर भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, तो उसके लिए इसका रिजल्ट क्या है वो भी देख ले। 2 से अधिक चर हो तो उसका रिजल्ट देखते हैं क्या है। तो निश्चिंत होकर अपनी स्टडी में लगे रहना, कहीं भी हारना नहीं है, थकना नहीं है, थकना मना है, हारना मना है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे उसके पीछे पड़ जाएं, जब तक नहीं होता उसका पीछा मत छोड़े। तो यहाँ n घात का एक समघात फलन लेता हूँ, z बराबर मान लो है f x, y, z, 3 चर आ जाएं x, y, z, और कितनी घात का है, n घात का समघात फलन। ये जरूरी है, समघात फलन होना जरूरी है, समघात फलन नहीं है तो आयलर थ्योरम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो ये n घात का समघात फलन है जिसमें 3 चर हो, तो इसके लिए प्रमेय क्या हो जाएगी, x z के सापेक्ष, z का x के सापेक्ष, प्लस y z का y के सापेक्ष, प्लस z डेल z बट्टा डेल, सॉरी z नहीं है यहाँ, z यहाँ आ गया तो इसको कुछ और मानना पड़ेगा, u मान लिया जैसे, ठीक है, x y z आ गया तो u फंक्शन मान लिया, तो u के हिसाब से चलेगा, अपॉन डेल z बराबर क्या होगा, वही n u, फलन क्या है u बराबर, तो n u हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। व्यापीकरण, जनरलाइजेशन देखते हैं। जनरलाइजेशन में एक फंक्शन मान लेता हूं n घात का कि f x1 x2 x3 डैश 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 x की पावर n, ये एक फलन है, और कितनी घात का, n घात का समघात फलन है, ठीक है। और इसमें चर कौन है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक n चर है, तो भी इसमें लिए वही जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे इसका क्या है, पहला चर x1, फिर पहले चर के सापेक्ष ये जो फंक्शन है f उसका डिफरेंशिएशन, तो डेल f अपॉन, जैसे इसको f मान लो, u मान लो, u मानेंगे तो u अपॉन डेल x हो जाएगा, तो f के रूप में चलने दो, बोले डेल x1 हो जाएगा, x1 दिया पहला चर है x1, फिर अगला क्या हो जाएगा x2, तो x2 डेल f अपॉन डेल x2 के सापेक्ष, प्लस x3 डेल f अपॉन डेल x3, प्लस एंड सो ऑन कहां तक, xn तक, क्योंकि n चर है, डेल f अपॉन डेल xn बराबर क्या होगा, nf, बराबर सामने वाला रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, nf, जहां एक फलन f था और n घात का समघात फलन था। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आयलर प्रमेय का आपने पहली जो थ्योरम थी आयलर की वो हमने प्रूव कर लिया। अब आगे इसमें और बढ़ते हैं, क्या है इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। अभी हमने देखी थी कि f n घात का एक समघात फलन है, तो उसका रिजल्ट था x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर nf,
दो चर थे उसमें। इसी प्रकार दो चरों के लिए आगे इसके और रिजल्ट बनते हैं, ए और बी, एक रिजल्ट, दो रिजल्ट ये और है, एक सी रिजल्ट और है, वो भी प्रूव करते हैं। ये प्रूव करते हैं किसके, देखो यहाँ दे दिया कि n घात का एक समघात फलन है। समघात फलन आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय क्या है, n घात का एक समघात फलन होता है तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल z बराबर n f। तो वो प्रमेय आनी चाहिए। उन्हीं प्रमेय से आगे ये प्रूव करेंगे। डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो एक्स के सापेक्ष वापस अवकलन करेंगे, वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम उनका निष्कर्ष आगे और देखते हैं। तो इन दोनों को ए और बी को प्रूव करते हैं, तो इनका प्रूफ और देखते हैं। प्रूफ क्या है इसका, देखिए एफ एन घात का एक समघात फलन है। चूंकि आपको ये दे रखा है एफ एन घात का समघात फलन है, इसलिए आयलर प्रमेय से क्या होता है, आयलर प्रमेय x, देखो दो चर मान रहे हैं x और y, तो दो चरों का ही मानेंगे x और y का, एफ एक्स कोमा वाई भी लिख सकते हैं। एफ डेल एफ अपॉन डेल x, जो फलन होता है वो यहां लिखा जाता है, प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y बराबर क्या होता है एन एफ। जैसे उसमें u फलन लिया था तो u चलता था, f ले लिया तो f चलेगा। ये समीकरण एक, ये कहां से आई, आयलर प्रमेय से हमने सिद्ध कर दी थी। ठीक है, उसके बाद ये सिद्ध करना है, तो यहां देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, यहां डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू है, यानी कि यहां डबल डिफरेंशिएशन है f का, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां समीकरण एक का x के सापेक्ष वापस अवकलन करते हैं, तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1, तो u का करेंगे v वैसे वैसे, तो 1 डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, प्लस जब x वैसे वैसे लिखेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डेल एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डबल द्वितीय कोटि का हो जाएगा, ये द्वितीय कोटि का हो गया। ठीक है, प्लस क्योंकि ये क्या है, एक फंक्शन है f अपॉन डेल एक्स, y को अचर मान के कर रहे हैं, तो y अचर है तो y का y, डेल f अपॉन डेल y। अब कईयों के दिमाग में है कि y अचर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है, बिल्कुल y अचर है, लेकिन यहाँ f अचर थोड़ा ही है, f तो x और y का एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप 0 नहीं लिख सकते पूरे का, y तो इसके गुणा में इसलिए y लिख दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल टू f अपॉन डेल x डेल y, यही होगा, क्योंकि इसका डेल f अपॉन डेल y का x के सापेक्ष करेंगे तो डेल अपॉन डेल x आगे जुड़ जाएगा, तो x के सापेक्ष डेल टू f अपॉन डेल x डेल y। क्लियर, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, बराबर यहाँ u इंटू वी लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो अचर था इसलिए, बराबर n का n कांस्टेंट है, f का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष डेल f अपॉन डेल x। क्लियर, ये डेल f अपॉन डेल x उधर भेज देंगे, तो पीछे क्या रहा यहां से x डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल y बराबर, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल x दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, n यहां से बच गया, ये तो बाहर गया, -1 हो जाएगा यहां से, और डेल f अपॉन डेल x। ये आपके ए पार्ट प्रूफ हो गया, ये प्रूफ ए पार्ट, यही तो है आयलर प्रमेय का, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते ही ए पार्ट हो गया। क्या है देखो, x डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, x डेल टू f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, y डेल टू f अपॉन डेल एक्स डेल y सेम है। यहां देखिए n इंटू n माइनस 1 नहीं है, या गलती से लिख दिया, n माइनस 1 ही होता है, n नहीं होता, थोड़ा ऑब्जेक्शन करेक्शन है, तो n माइनस 1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स यही आएगा। अब दूसरा बी पार्ट करना है, तो समीकरण एक का x के सापेक्ष यहां किया था, तो अब की बार किसके सापेक्ष कर लेंगे, y के सापेक्ष कर लेंगे, तो y के सापेक्ष करते हैं, ये बी पार्ट कर रहे हैं, तो समीकरण एक का y के सापेक्ष
अवकलन करने पर y के सापेक्ष करते हैं तो y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष इसका करेंगे तो x कांस्टेंट है तो x का x, इसका y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल x, ठीक है, प्लस y के सापेक्ष करेंगे तो u इंटू वी लगेगा तो y का 1 डेल f अपॉन डेल y वैसे के वैसे, प्लस y वैसे के वैसे डेल f अपॉन डेल y का y के सापेक्ष डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर f का डेल f अपॉन डेल y के सापेक्ष। इसमें भी इसको उधर अपोजिट साइड में भेज देते हैं, पीछे क्या बचेगा, x डेल स्क्वायर f अपॉन, देखिए इनको आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम इन्हीं में होते हैं। देखो यहां क्या निकला है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यहां क्या निकला है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, तो ये दोनों क्रम में होता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो क्रम में होता है तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें इस रूप में दे रखा है। प्लस इसको पहले लिख लेते हैं वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, इसको अपोजिट साइड में भेजेंगे माइनस में हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, दोनों से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से n बचा और यहाँ से ये +1 -1 हो गया और कॉमन क्या आ गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई। यही क्या था, बी पार्ट था, ये तो था बी पार्ट। देखिए अब देखिए यहाँ पर काम की चीज क्या आ रही है। पहली काम की चीज थी आयलर पर में x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या था, एन एफ था, वो एक आयलर पर में थी। उसी आयलर पर में से एक काम की चीज और आ रही है, वो आपको याद रखना है, वो उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट आएगा वो चीज, तो ए और बी पार्ट क्या हो गए, हमने प्रूव कर लिए, तो प्रूव कर लिए तो एक पार्ट और है सी, वो देखते हैं क्या है। तो बी पार्ट ये हो गए, दो पार्ट, ठीक है, दोनों हमने प्रूव कर लिए। और इन्हीं दोनों पार्ट ए और बी की मदद से एक तीसरा पार्ट आता है सी, इन दोनों को मिलाने से तीसरा पार्ट क्या आता है, सी आता है। वो क्या होता है, सी पार्ट जो आता है अपने, वो होता है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर n-1 f। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप पहला पार्ट हमने सिद्ध किया था। एक तो ये चीज आपको बेसिक याद रखना है, और एक हमने ये प्रूव किया था आयलर थ्योरम से, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ किया था। इसी की मदद से ये दोनों रिजल्ट निकले और इसी की मदद से ये रिजल्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए f का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन है, सिंगल अवकलन ये रहा, तो इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो a रिजल्ट आया। फिर यहां देखो f का y के सापेक्ष दो बार अवकलन है, तो f का y के साथ इसका अवकलन फिर करेंगे तो b रिजल्ट आ गया। तो पहले x के साथ अवकलन किया तो a रिजल्ट आया, y के साथ अवकलन किया इस समीकरण का तो ये b रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों रिजल्ट के कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे तो ये तीसरा परिणाम आ जाएगा। और कैसा परिणाम आएगा, इसमें और इन दोनों की तुलना कर रहे हैं तो यहाँ x डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं x से गुणा कर दूं तो ये रिजल्ट बनने की संभावना बन रही है। तो जो a पार्ट है उसको समीकरण जैसे हमने प्रूव किया था, समीकरण नंबर दे देना, एक इसको दिया था, इसको 2 देना और इसको 3 देना, ठीक है। तो इसको 2 को मैं क्या कर रहा हूं, x से गुणा कर रहा हूं, तो 2 को x से गुणा करते ही समीकरण 2 से x से गुणा करते ही क्या बना, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x से गुणा करूंगा तो एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, बराबर x से गुणा करूंगा तो इधर भी गुणा होगी, एक तरफ तो होने से रही, तो इधर गुणा होगी तो x n-1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसको समीकरण नंबर दे दिया 4 मैंने। और इसमें देखो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, इसमें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो इसको 3 को किससे गुणा कर दो,
y से। तो समीकरण 3 को किससे, इसको तो x से गुणा किए हैं, इसको y से। तो जैसे 3 को y से गुणा करूंगा तो x की y से गुणा होगी तो एक्स वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस y से गुणा होगी तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर n-1 को y से गुणा होगी तो y n-1 डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये समीकरण होगी 5। यहां देखिए क्या कर रखा है, एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को जोड़ रखा है। तो 4 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 और 5 को जोड़ते ही एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये जे सेम है तो जोड़ूंगा तो 2 गुना हो जाएगा, 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस और क्या बचा हुआ है इसमें, ये बचा हुआ है लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, इधर इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, n-1 कॉमन आ रहा है तो n-1 कॉमन ले लिया, जोड़ में कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा देखो x यहाँ से n-1 कॉमन आ गया तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ से n-1 कॉमन आ गया y डेल एफ अपॉन डेल वाई। और ये आयलर प्रमेय से हमने देखा था इसका मान क्या होता है, nf के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, nf, तो बराबर क्या हो गया nf, इसकी जगह तो n पहले लिख देता हूँ n-1 और फिर लास्ट में nf, ये nf गुणा हो गया। तो यही आपका रिजल्ट था तीसरा। ठीक है, ये 3 रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको याद रखना है आयलर प्रमेय में और ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ऐसे बार बार जब याद नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम होता नहीं है। तो डायरेक्ट याद रखने हैं 2 रिजल्ट आयलर प्रमेय के लिए, वो लिख देता हूं मैं, क्या रिजल्ट याद रखना है। इनमें क्या होता है कि समघात फलन आपको क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं और इनकी वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाती है। तो एक आयलर प्रमेय nf फलन है जो n घात का समघात फलन है जिसमें 2 चर है x और y। ठीक है, तो अतः पहला रिजल्ट आपको ये याद रखना है, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर nf। ये हमने प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव किया, इसको फलन को क्या मान लिया, f(x, y) को क्या मान सकते हैं, x की पावर n f y बटा x, ऐसे मान के हमने प्रूव किया था। इसका x के सापेक्ष अवकलन y के सापेक्ष अवकलन करके और जोड़ना है दोनों को y x से गुणा करके, ये रिजल्ट आ रहा था। दूसरा रिजल्ट ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर n-1 f। ये रिजल्ट, ये 2 रिजल्ट, पहला सिंपल सा दिख रहा है, दूसरे में रिजल्ट में याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से a की जगह हो गया x डेल f अपॉन डेल x, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब वो तो एक क्या हो गया, ट्रिक होगी याद करने की। बाकी इसमें आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखना है और इन रिजल्ट को हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे एक फंक्शन दे दिया कि u फलन बराबर है आपके एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की घात 4, ये दे दिया, ये एक फलन है u बराबर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि x डेल एफ अपॉन डेल एफ की जगह क्या ले लिया, u ले लिया, डेल x प्लस वाई डेल u बट्टा डेल y का मान क्या होगा। तो ये रिजल्ट हमने देख रखा है, कहाँ होता है, ये चीज होती है आयलर प्रमेय में। अब आयलर प्रमेय लागू कब होती है, समघात फलन के लिए। तो ये फलन देख रखा है, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये समघात फलन है क्या।
तो प्रत्येक पद में चरों की घातों को योग करके देखेंगे। तो प्रत्येक पद में यहाँ देखो x और y दो चर है, इसकी घात 3, इसकी 1, तो 3 और 1 4 घात, यहाँ 2 और 2 कितनी हो गई 4 घात, यहाँ 1 और 3 कितनी हो गई 4 घात, यहाँ भी कितनी है 4 घात। तो प्रत्येक पद में घात कितनी है 4, तो ये 4 घात का क्या है समघात फलन है। अतः आयलर प्रमेय से x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या हो जाएगा n, f की जगह क्या है u, तो n की जगह कितना है 4 घात का है, तो 4u इसका रिजल्ट आ गया। इसका आंसर क्या आएगा 4u। नहीं तो अपनों को क्या करना पड़ता है, आयलर प्रमेय नहीं होती तो पहला इसका x के सापेक्ष करते, फिर y के सापेक्ष करते, पहले वाले को x से गुणा करते, दूसरे को y से गुणा करके दोनों को जोड़ते, लास्ट में रिजल्ट यही आता, उसमें से 4 कॉमन लेकर ये वापस 4u था। और आयलर प्रमेय से क्या हो गया डायरेक्ट ही हो गया। इसी प्रकार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, इसका भी मान बताइए। जैसे फंक्शन f ले लिया, u ले, u में दे रखा है तो u मानो, ठीक है, तो इसका मान बताइए कितना होगा। तो इसका भी रिजल्ट अपने को याद है क्या होता है n इंटू एन माइनस 1 f, किसके लिए आयलर प्रमेय से समघात फलन के लिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट अपने को पता है बराबर होता है n माइनस 1 f। तो n यहाँ पर कितना है, n देखिए कितना है 4 घात का, तो 4 इंटू एक कम कर देंगे 3f यानी कि 12, रिजल्ट डायरेक्ट आ गया। नहीं तो इसमें इतने अवकलन करके अपने को निकालना पड़ता। तो आयलर प्रमेय इस प्रकार से उपयोगी होगी। तो क्लियर दैट। तो आयलर प्रमेय से हमने देख लिया आयलर प्रमेय के रिजल्ट, पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट, ये आपको याद रखना है रिजल्ट कब समघात फलनों के लिए। आयलर प्रमेय तभी अप्लाई होगी जब समघात फलन हो, जितनी घात होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले से रिजल्ट आता रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ये जो आयलर प्रमेय समझाई गई है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके प्रूफ और एक बार अच्छी तरीके से देख लेना कैसे प्रूफ किया है। पहला जो रिजल्ट है उसके लिए फलन मानना पड़ेगा ये, फिर उसके बाद जैसे जैसे यहाँ आपने लेफ्ट साइड में करवा रहा वैसे वैसे इसमें करते जाइए और रिजल्ट पहला आ जाएगा। फिर पहला जैसे रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट प्राप्त करने से पहले अपने ए और बी जो पार्ट देखे हैं वो निकालने पड़ेंगे। पहला देखिए इसमें साफ पता चल रहा है अपने को क्या करना है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स है या डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद यहाँ जैसे x डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर x से गुणा करेंगे तब एक रिजल्ट आएगा, उसको समीकरण मान लेना। फिर y वाला रिजल्ट चाहिए तो इस समीकरण को y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर y से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि y स्क्वायर है वहाँ y है, तो y स्क्वायर से पहले मत गुणा करना, अवकलन करने के बाद गुणा करना, फिर दोनों रिजल्ट को जोड़ने पर ये परिणाम आपके प्राप्त होता है। तो क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।